देहरादून में इन दिनों एलिवेटेड रोड का शोर है। कहा जा रहा है कि रिस्पना और बिंदाल नदियों के ऊपर एलिवेटेड रोड बनेगी। दोनों नदियों पर इसकी लंबाई होगी 26 किलोमीटर। देहरादून के लोगों को भरमाया जा रहा है कि इससे शहर की ट्रैफिक व्यवस्था ठीक हो जाएगी, यानी कि कहीं भी शहर में जाम नहीं लगेगा। लोग इसे सच मान रहे हैं, लेकिन यह कैसा कोरा झूठ है, इसे जानेंगे इस वीडियो में। मुझे तो लगता है देहरादून में एलिवेटेड रोड सिर्फ लोगों को उजाड़ने का एक बहाना है। दरअसल देश के बड़े पूंजीपतियों को जमीनों की दरकार है। यदि ऐसा नहीं है तो भी यह परियोजना देहरादून के लिए कितनी विनाशकारी साबित होने वाली है, सरल भाषा में और कम शब्दों में जानेंगे। वीडियो अंत तक देखिएगा। नमस्कार, बात बोलेगी चैनल पर आपका स्वागत। मेरा नाम है त्रिलोचन भट्ट और मैं करता हूं जन सरोकारों की बात। पहले एक कहानी का सार सुनिए। देहरादून के साहित्यकार राजेश पाल जी की इस कहानी का शीर्षक है किस ठौर। कहानी एक युवक विनोद की है। गडरिया के अपने व्यवसाय में तमाम लानत मलानत से तंग आकर वह हरिद्वार के अपने गांव से देहरादून आ जाता है। भगत सिंह कॉलोनी में किराए का कमरा लेता है। छोटी सी एक डेयरी खोलता है और उसका गुजारा होने लगता है। कुछ दिनों बाद देखता है कि लोग दीपनगर में जमीन खरीद रहे हैं। किराया देने से बेहतर है जमीन का एक टुकड़ा किसी तरह खरीद लें। पहले छप्पर डाला जाए, फिर धीरे धीरे दीवारें खड़ी की जाएं और एक छोटा मोटा घर बना दिया जाए। ये विनोद ने सोचा। पता चला कि कोई नेताजी हैं जिन्हें लोग प्रधान जी कहते हैं, उनके लोगों से बात करनी होगी। उधर हरिद्वार में विनोद के पिता ने अपना रेवड़ बेच दिया। पिता से पैसे लेकर आता है। प्रधान जी के लोगों को पैसे देकर दीपनगर में एक जमीन के टुकड़े पर प्रधान के लोग निशान लगाते हैं। विनोद वहां छप्पर बनाकर रहने लगता है। इसी बीच प्रधान जी नेतागिरी दिखाते हैं, कहते हैं कि यहां रहना है तो भाई वोट मुझे देना पड़ेगा, और डराते धमकाते भी हैं। किसी तरह विनोद 2 कमरे और लैट्रिन बाथरूम बनाता है। पूरा परिवार यहां आकर रहने लगता है। डेयरी भी उसकी चल पड़ती है। प्रधान जी इस बीच विधायक और मंत्री बन जाते हैं। एक दिन एक परियोजना आती है। विनोद और बाकी सबके घर सरकारी बुलडोजर तोड़ देता है। कहानी यहां खत्म हो जाती है। कहानी सुनते हुए आपको किसी प्रधान जी का ख्याल आ रहा है तो मैं बता दूं कि इसके लिए आप खुद जिम्मेदार हैं, मैं नहीं हूं। यह तो रही बस्तियों की बात, जहां गरीब रहते हैं। खुद को कट्टर उत्तराखंडी कहकर क्षेत्रवाद की घिनौनी राजनीति करने वालों के हिसाब से ये लोग बाहरी हैं। इस तरह के लोगों के कई कमेंट मेरे वीडियो पर आते रहते हैं, इस वीडियो पर भी आएंगे। तो हम इस परियोजना से बस्तियों के उजड़ने की बात यहीं छोड़ देते हैं और क्या क्या होगा इस पर ध्यान देते हैं। पहले ये वीडियो देखिए। देहरादून शहर के 2 मुख्य प्रवेश द्वार पर रिस्पना एवं बिंदाल नाम की 2 नदियां स्ट्रेटेजिकली स्थित हैं, जो शहर के अंदर बढ़े यातायात दबाव के प्रबंधन, जाम की समस्या के निदान एवं वाहनों के सुगम संचालन के लिए एलिवेटेड कॉरिडोर के निर्माण हेतु स्वाभाविक विकल्प उपलब्ध कराती हैं। ये वीडियो PWD द्वारा तैयार किया गया बताया जा रहा है। क्या शानदार सपने दिखाए गए हैं। जब ऑल वेदर रोड की बात हो रही थी तब भी एक एनिमेशन वीडियो बनाकर ऐसे ही सपने दिखाए गए थे और कितने साकार हुए आप देख सकते हैं। इस वीडियो में दावा किया गया है कि इससे ट्रैफिक जाम की समस्या खत्म हो जाएगी, पर कैसे, जरा देखिए। बिंदाल पर एलिवेटेड रोड कारगी के पास से शुरू होगी और राजपुर रोड पर साईं मंदिर के पास खत्म हो जाएगी। लंबाई होगी 14.8 किलोमीटर। रिस्पना पर एलिवेटेड रोड रिस्पना पुल के पास से शुरू होगी और खत्म होगी नागल पुल के पास। लंबाई होगी करीब 10.95 किलोमीटर। मेरा सवाल यह है कि देहरादून के लोगों को इन एलिवेटेड रोड से क्या फायदा होने वाला है। मैं जोगीवाला से घंटा घर जाना चाहता हूं तो इस एलिवेटेड रोड का कैसे फायदा उठाऊंगा। ऐसे ही किसी को ISBT से रिस्पना पुल, राजपुर रोड, सहस्त्रधारा रोड या पलटन बाजार जाना हो तो इस एलिवेटेड रोड का वो क्या करेगा। दरअसल ये सिर्फ पर्यटकों के लिए है। हरिद्वार से आने वाले रिस्पना से सीधे मसूरी की तरफ निकलेंगे और ISBT से आने वाले भी शहर में नहीं आएंगे। कितने लोग होंगे जो सीधे मसूरी जाने को प्राथमिकता देंगे।
यदि मसूरी जाने वाले सभी पर्यटक माना कि इन एलिवेटेड रोड का इस्तेमाल करते हैं तो भी देहरादून की सड़कों पर कितना ट्रैफिक कम हो जाएगा। रिस्पना का, धर्मपुर का, घंटाघर का, सहारनपुर चौक का या राजपुर रोड का जाम कितना कम होगा। यकीन मानिए इन एलिवेटेड रोड से देहरादून का कोई ट्रैफिक जाम कम नहीं होने जा रहा है। देहरादून वालों को मौजूदा सड़कें ही इस्तेमाल करनी होंगी। इतना जरूर होगा कि दिल्ली और दूसरी जगहों से दनदनाते हुए मसूरी पहुंचने वालों की संख्या बढ़ जाएगी। लेकिन यहीं से सवाल दूसरा उठता है कि क्या मसूरी इस भीड़ को बर्दाश्त कर पाएगी, उसकी कैरिंग कैपेसिटी क्या है। रिस्पना और बिंदाल बेशक मरणासन स्थिति में है। बेशक रिस्पना को, ऋषिपरना और बिंदाल को पता नहीं क्या क्या बनाने के वर्षों तक चले नाटक पर पर्दा गिर चुका है। फिर भी इतना तो है कि बरसात में ऊपर पहाड़ों में होने वाली बारिश का पानी और शहर से निकला हुआ पानी, ये दोनों नदियां सुसवा तक ले जाती हैं और सुसवा इस पानी को गंगा तक पहुंचा देती है। नदियों के बीचों बीच जब बड़े बड़े पिलर खड़े कर दिए जाएंगे तो ये अथाह जलराशि क्या उसी सुगमता से बह पाएगी। और किसी दिन इन नदियों के कैचमेंट क्षेत्र में बादल फटने जैसी कोई घटना हो गई तो। जाने माने पर्यावरणविद डॉक्टर रवि चोपड़ा इस परियोजना के कई खतरे गिनाते हैं, सुनिए। सबसे पहले ये जो एलिवेटेड रोड है इसके पर्यावरण नुकसान की काफ़ी संभावना है, खासकर नदियाँ को, ये दोनों नदियों को लेकर। दूसरा, जो वहाँ के आसपास के बसने वाले लोग हैं उनको बसाने की कोई योजना नहीं है सरकार के पास। और वहाँ तो उसकी बहुत सख्त ज़रूरत है। ये वैसे लोग हैं जिनकी हमें रोज़ ज़रूरत पड़ती है। कोई बढ़ई है, कोई पेंटर है, कोई इलेक्ट्रिशियन है, कोई प्लम्बर है। तो ये लोग जो रोज़ मजदूरी करते हैं घर वर बनाने के लिए, ये वो लोग हैं। तो इनको बसाना, यहाँ पे रखना बहुत ज़रूरी है। हम इनको बाहर फेंक नहीं सकते हैं। तीसरी बात, अगर यहाँ पर गाड़ियों की ये जो प्रबंध हो रहा है, ये एलिवेटेड रोड्स दून वासियों की ट्रैफिक की समस्या का हल नहीं निकालने के लिए, ये दिल्ली या बाहर से जो ट्रैफिक आता है उसको जल्दी से जल्दी मसूरी कैसे पहुंचाया जाए, ये उनके लिए ज़रूरी है। जब इतनी गाड़ियों की संख्या और बढ़ेगी, आप यहाँ पर प्रदूषण का सोचिए। एक तरफ गाड़ियों की संख्या बढ़ा रहे हैं, दूसरी तरफ पेड़ काट रहे हैं, तो प्रदूषण का हाल हमें दिल्ली जैसा नर्क बनाने जा रहे हैं। फिर ये गाड़ियाँ अगर मान लो राजपुर तक पहुँच जाती हैं एलिवेटेड रोड के द्वारा, फिर उसके बाद जैम लगेंगे मसूरी की सड़क पर। वो तो अभी लग रहे हैं, और गाड़ियां आएंगी तो और जैम लगेंगे। जब वो जैम लगेंगे तो सरकार कहेगी अब हमको वो वाली सड़क 10 मीटर चौड़ी करनी है, फिर पहाड़ और कटेगा, फिर जंगल और कटेंगे। देहरादून स्थित एसडीसी फाउंडेशन जो लगातार शहरी और पर्यावरणीय मुद्दों पर काम करता है, वह भी इस परियोजना के पक्ष में नहीं है। एसडीसी फाउंडेशन के अध्यक्ष अनूप नौटियाल कहते हैं कि इस परियोजना से देहरादून के लोग कई तरह से प्रभावित होंगे। ये जो 6200 करोड़ की एलिवेटेड रोड परियोजना, इसके बहुत सारे अलग अलग पहलू हैं। और जहां एक तरफ नदियों का सवाल, बस्ती में रहने वाले लोगों का सवाल, उसी के साथ में एक और बड़ा सवाल देहरादून के भविष्य को लेकर के है। देहरादून जैसा आप जानते हैं कई तरीके के साथ में चरमरा रहा है। तो जो 6000 करोड़ की जो आज बात हो रही है, जो संभवतः कल 10-15 हजार करोड़ भी बन सकता है, क्या ये एलिवेटेड कॉरिडोर बनाना ये सबसे बड़ा सदुपयोग होगा उस पैसे का। बार बार बताया जा रहा है कि ये जो एलिवेटेड रोड बन रहा है ये टूरिस्ट की सुविधा के लिए बनाया जा रहा है, ताकि जो पर्यटक दिल्ली अन्य जगहों से आ रहे हैं वो सीधा मसूरी आराम से पहुंच पाएं। लेकिन ये जो स्थानीय लोग यहाँ के देहरादून शहर के, उत्तराखंड के, उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कैसे मदद करेगा, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। इसके अलावा एक और जो दूसरी बात जो अभी तक सामने नहीं आ रही है कि इसका स्थानीय अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा। हमारा अपना आकलन ये कहता है कि जब पर्यटक रिस्पना पुल से इस पर ऊपर चढ़ता हुआ सीधा मैक्स पर उतरेगा तो बीच रास्ते की आने वाली जो हजारों जो दुकानें हैं उनके व्यापार पर, वहाँ पर काम करने वाले लोगों पर क्या असर पड़ेगा। आज व्यापारी जो है
वो ऑलरेडी, चाहे वो जीएसटी हो या फ्लिपकार्ट अमेजोन की बात कर रहे हो, उनके व्यापार पर भी बड़ा फर्क पड़ा है। इसके अलावा अगर एक पर्यावरणीय दृष्टिकोण से जब हम नदियों की बात कर रहे हैं, तो नदियों के गले को घोंटने जैसा ये है। ये जो 26 किलोमीटर का कंक्रीट का ये जो एलिवेटेड रोड बनेगा, उसके नीचे जो बसावट आकर के लोगों की बसेगी अवैध तरीके के साथ में, वो एक नई आपदा को अवसर देगी। अब इसके पैरेलल जो दूसरा विजन है, जो कि देहरादून के लोगों के साथ में मिलकर के हमें बनाने की आवश्यकता है, कि इस 6,000-10,000 करोड़ के साथ में हम किस तरीके के साथ में अपने देहरादून शहर को ट्रैफिक मुक्त बना सकते हैं। जो पैसा लगाए वो देहरादून शहर के लोगों के भले में लगा सकते हैं, यहाँ की स्थानीय अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाने में लगा सकते हैं, यहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट को मजबूत करने में लगा सकते हैं, यहाँ पर वॉकेबिलिटी या फुटपाथ की एक व्यवस्था को कायम करने में लगा सकते हैं। चेतना आंदोलन देहरादून में मजदूर बस्तियों के लोगों के साथ लगातार काम करता है। चेतना आंदोलन का मुख्य सवाल मजदूरों को उजाड़ने को लेकर है, लेकिन चेतना आंदोलन के शंकर गोपाल परियोजना के अन्य पहलुओं पर भी बात करते हैं। तो इसमें भट्ट जी गंभीरता से कुछ सवाल भी उठता है इस प्रस्ताव के बारे में, जो सरकार का प्रस्ताव है। और दूसरा, जैसे आपने कहा था कि कुछ अध्ययन से भी पता चलता है कि और अच्छे समाधान है देहरादून की ट्रैफिक समस्याओं के लिए। जो सवाल उठते हैं वो ये है कि ये जो सड़क जो सरकार बनाना चाह रही है, उसमें बहुत ही बड़ा खर्चा होने वाला है, और उससे फायदे क्या होगा जब सारे गाड़ियां बाहर से आकर के मसूरी में पहुंच जाएंगे, जिस शहर में वैसे ही कैरिंग कैपेसिटी नहीं है, जगह भी नहीं है पार्किंग के लिए। और मसूरी रोड पे भी हर साल कई बार बड़े बड़े 7-8 घंटे के जाम भी लग जाते हैं। तो हमारी समझ में ये कोई हल नहीं है, उल्टा इससे परेशानी बढ़ जाएगी। जबकि अगर इतनी बड़ी बजट है सरकार के पास, 6200 करोड़ की बात चल रही है, तो उस पर जैसे कि देहरादून के अंदर अभी 30 इलेक्ट्रिक बसें हैं, और देहरादून के सार्वजनिक परिवहन यानी पब्लिक ट्रांसपोर्ट की जो क्षमता है, जो कैपेसिटी है, वो भारत के अन्य शहरों से आधा से कम है। तो हाँ, पहली पॉइंट है कि अगर 100 करोड़ खर्च करके 3 बसों को खरीदा गया है, अगर 300 करोड़ और खर्च किया जाए तो इस बसों की संख्या को 3 गुना बढ़ाया जा सकता है, और कुछ और पैसे के अंदर भी महिलाओं के लिए बस टिकट फ्री की जा सकती है, जिससे बहुत सारे 2 व्हीलर की इस्तेमाल खत्म हो जाएगी। ये पहले प्रस्ताव है। दूसरी बात हम कह रहे हैं कि इस शहर के अंदर कई प्राइवेट स्कूल है, जिसमें लोग अपनी निजी गाड़ी लेकर के अपने बच्चों को छोड़ने के लिए और लेने के लिए जाते हैं, जिसकी वजह से हर दिन, हर रोज़, वीकडे रोज़ दोपहर को बड़े बड़े जाम लग जाते हैं। तो हमारी ये कहना है कि उन स्कूलों को कहा जाए कि अनिवार्य रूप से, ज़रूरी रूप से वो बसों को चलाएं। तीसरी बात हम कह रहे हैं कि वैसे ही स्थिति है मॉल और अन्य बड़े प्रतिष्ठानों को लेकर के, तो उनके लिए भी ऐसी व्यवस्था की जाए। हमारी और पॉइंट ये भी है कि ये जो एलिवेटेड रोड जो प्रस्तावित परियोजना है, ये बाहर की गाड़ियों के लिए है, देहरादून के अंदर की गाड़ियों के लिए नहीं है। तो बाहर की गाड़ियों के लिए भी ऐसी व्यवस्था बनाया जाए जैसे दुनिया के काफ़ी सारे शहरों में है, कि अगर वो देहरादून के केंद्र के अंदर आना चाह रहे हैं तो उनसे कुछ शुल्क लिया जाए। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। इस परियोजना से जुड़े कई अन्य सवाल हैं और इसके खिलाफ हो रहे जन आंदोलन भी हैं। इन पर अगले वीडियो में बात करने की कोशिश करेंगे। वीडियो खत्म करने से पहले आपसे फिर से एक अनुरोध। आप महसूस करते हैं कि इस वीडियो को बनाने में मैंने थोड़ी बहुत मेहनत की है और आपको इससे कुछ काम की जानकारी मिली है, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर भी करें। इसमें आपका कोई पैसा नहीं लगता है, अभी कर लें। पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, इसमें भी आपका कोई पैसा नहीं लगेगा। मेरा फेसबुक पेज फॉलो करें, बातबोलेगी.com भी देखें। हमारे पास इनकम का कोई जरिया नहीं है, आपको पता है। इसलिए यदि आप समर्थ हैं और चाहते हैं कि यह चैनल आगे भी चलता रहे, तो अपनी जेब खर्च में से एक छोटी सी राशि निकालकर मेरा आर्थिक सहयोग अवश्य करें। आप YouTube पर वीडियो के नीचे ज्वाइन बटन पर जाकर या सुपर थैंक्स पर जाकर मेरा सहयोग कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में बैंक डिटेल भी है। आर्थिक सहयोग के लिए मैं दीपांतर ब्लॉग्स का आभार व्यक्त करता हूं। जल्दी मिलते हैं एक और मुद्दे के साथ, एक और वीडियो में। नमस्कार।